हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के फर्स्ट पार्ट के बारे में और देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, व्हाट आर द मेथड्स फॉर डिसॉल्विंग अ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और सबसे ज्यादा जरूरी वो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे रिकॉर्ड की जाती हैं, पास की जाती हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशानी इसमें होती है कि जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है, और डिसोल्यूशन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जर्नल एंट्रीज हैं जो एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। आज हम इन सारी जर्नल एंट्रीज को इन डेप्थ विद एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो 4 थिंग्स जो इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद कर सकती हैं, और साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज। ये हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम ये चारों टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उन जर्नल एंट्रीज को जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे रिकॉर्ड की जाती हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के मीनिंग से। बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर देना, बिजनेस शट डाउन कर देना, फर्म के जितनी भी एसेट्स हैं उनको सेल करके जो भी अमाउंट रिसीव होगी उनको लायबिलिटीज में पे करने के लिए यूटिलाइज कर लेना। यानी इन शॉर्ट डिसोल्यूशन का मतलब होता है पूरा बिजनेस बंद कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना, वाइंड अप कर देना, लिक्विडेट कर देना, डिसॉल्व कर देना। इस सिचुएशन में पार्टनरशिप पूरी बंद हो जाती है, सारी एसेट्स बेच दी जाती हैं, जितनी लायबिलिटीज पे कर सकते हैं एसेट बेच के उनको पे कर दिया जाता है। अगर फिर भी लायबिलिटीज की फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं हो पाती तो पार्टनर्स ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो पार्टनर्स अपने घर से भी कैश लेके आते हैं ताकि लायबिलिटी पे ऑफ की जा सके। इसका मतलब इसमें पूरी की पूरी पार्टनरशिप बंद हो जाती है। यहां पर देखो लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी के बीच में बिजनेस बंद हो जाएगा, रिलेशन खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इट मींस क्लोजर ऑफ कंप्लीट बिजनेस, फर्म इज वाउंड अप, फर्म इज डिसॉल्व्ड, फर्म इज लिक्विडेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि मेथड्स ऑफ डिसॉल्विंग द फर्म, यानी कब, किस तरह, किस सिचुएशन में बिजनेस बंद किया जा सकता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व की जा सकती है। फर्स्ट हमारे पास है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ऑब्वियसली जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो एक एग्रीमेंट, एक विलिंगनेस से स्टार्ट होती है, सभी मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इन द सेम वे सभी मिलके एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ डिसाइड करके बिजनेस को जब चाहे बंद कर सकते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट मीन सभी की कॉन्सेंट होना यहां पर जरूरी है। कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। रजामंदी सभी की होनी चाहिए, सभी मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि चलिए बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया जाए। सेकंड हमारे पास है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें कंपल्सरली बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा, आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। फर्स्ट केस हमारे पास है व्हेन ऑल पार्टनर्स और एक्सेप्ट वन बिकेम इंसॉल्वेंट। या तो सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, उनके पास और पैसा नहीं बचा बिजनेस में लगाने के लिए, या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से सिर्फ एक ही बचा है जो बिजनेस को चला सकता है, बाकी सारे ही इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, 2 पर्सन के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है, सिंगल
कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप, सिंगल पर्सन तो सोल प्रोप्राइटर ही बनेगा। सो या तो सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं या फिर एक को छोड़ के एक्सेप्ट वन बाकी सभी इंसॉल्वेंट हो जाएं। तो ये तो ऑब्वियसली है, अगर एक बचा है तो वो तो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। सो इस सिचुएशन में कंपल्सरली बिजनेस डिसॉल्व ही करना पड़ता है। या फिर सेकंड सिचुएशन, व्हेन बिजनेस बिकेम्स अनलॉफुल, पार्टनर्स ऐसा काम कर रहे थे जो पहले तो लॉफुल था, लीगल था, लेकिन सडनली रातों रात गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कोई ऐसा जिसके कारण उनका बिजनेस अब अनलॉफुल हो चुका है। तो अगर बिजनेस अनलॉफुल हो चुका है तो कंपल्सरली उसको बंद करना ही पड़ेगा। थर्ड हमारे पास है बाय नोटिस। अब यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, कोई भी पार्टनरशिप जो एट विल स्टार्ट हुई थी, एट विल मतलब विलिंगली, वॉलेंटरली, अपनी मर्जी से, रजामंदी से, सो ऐसी पार्टनरशिप जो एट विल स्टार्ट हुई थी उसमें से कोई भी एक पार्टनर 14 डेज का रिटन नोटिस एडवांस में देके बिजनेस को डिसॉल्व करवा सकता है। सो पार्टनरशिप अगर एट विल में है, वॉलेंटरली है, तभी ये बाय रिटन नोटिस डिसोल्यूशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सो अ पार्टनर कैन बी डिसॉल्व्ड, सॉरी, अ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम बाय एनी पार्टनर गिविंग 14 डेज नोटिस इन रिटन। एक पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व करवाई जा सकती है किसी भी पार्टनर के द्वारा 14 डेज का रिटन नोटिस देने के बाद। फोर्थ सिचुएशन हमारे पास है ऑन हैपनिंग ऑफ एनी कॉन्टिंजेंसी और इवेंट। कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसके कारण बिजनेस बंद करना पड़ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टाइम पीरियड। मान लो आपने अपना जो बिजनेस है, जो पार्टनरशिप है, वो 3 साल के लिए स्टार्ट की थी, 3 साल का एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ, उसके बाद बिजनेस बंद हो गया। ऑन दी कंप्लीटेशन ऑफ वेंचर, मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था रोड बनाने के लिए या कोई ब्रिज बनाने के लिए, कोई फ्लाईओवर बनाने के लिए आपने पार्टनरशिप की। जैसे ही वो वेंचर कंप्लीट हुआ, वो रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर जब भी बन के तैयार हुआ, उसके बाद पार्टनरशिप बंद हो गई। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, हो सकता है कि आपके बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट ऐसा पार्टनर हो जो बहुत नॉलेजेबल था, बिजनेस को मैनेज करता था, अब उसकी डेथ हो गई, आपको बिजनेस अच्छे से आता नहीं, बाकी पार्टनर्स कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अगर इसकी डेथ हो गई तो बिजनेस बंद कर देंगे। ऑन दी इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, सेम केस, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बिजनेस में पैसा नहीं लेके आ पा रहा एज एन इन्वेस्टमेंट, तो भी बिजनेस बंद किया जा सकता है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, तब भी बिजनेस बंद किया जा सकता है। सो ऐसे ही फिफ्थ और लास्ट रीजन हमारे पास है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर पिछले 4 रीजंस में से कोई भी रीजन बिजनेस को बंद करने के लिए जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो ये फिफ्थ रीजन कोर्ट ऑर्डर देके भी एक बिजनेस को बंद करवा सकता है। सो कब कब एक कोर्ट बिजनेस बंद करवा सकता है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा सकता है? नंबर 1, व्हेन अ पार्टनर बिकेम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सभी पार्टनर्स में से एक पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड का हो जाए तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इस बिजनेस को बंद कर दिया जाए। मान लो 2 ही पार्टनर्स थे, ए और बी। बी जो है वो अनसाउंड माइंड का हो चुका है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि पागल हो चुका है। सो उस सिचुएशन में एक बिजनेस मतलब एक पार्टनर तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो इस सिचुएशन में पार्टनरशिप बंद कर दी जाएगी बाय कोर्ट ऑर्डर। परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर किसी एक्सीडेंट में परमानेंट डिसेबल हो चुका है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कहीं आ जा नहीं सकता, इस सिचुएशन में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि अब इस बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया जाए। मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर अफेक्टिंग द बिजनेस, हो सकता है कि एक पार्टनर कुछ मिसकंडक्ट कर रहा है, कुछ अनलॉफुल कर रहा है, जिसके बारे में कोर्ट को पता है या फिर उस तक कोई जानकारी पहुंच चुकी है, तो उस रीजन से भी बाय कोर्ट ऑर्डर वो बिजनेस बंद हो सकता है। When a partner is found guilty of breach of contract frequently, guilty of breach of contract frequently, मतलब एक पार्टनर में गलती पाई जा रही है, हर बार ये गलती पाई जा रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उसके द्वारा पार्टनरशिप में एंटर करते वक्त वो उस कॉन्ट्रैक्ट को मान ही नहीं रहा है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो ही नहीं कर रहा है,
उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं कर रहा है जो पार्टनरशिप में एंटर करने से पहले उससे साइन करवाए गए थे। सो फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, लगातार। सो ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा फर्म बंद करवाई जा सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ पार्टनर टू द थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर्स। अब जैसे कि आपको पता है, पार्टनरशिप में एडमिशन से पहले सभी पार्टनर्स की रजामंदी, कंसेंट होना जरूरी है। सेम सिचुएशन, अगर कोई पार्टनर रिटायर होके जाना चाहता है तो जाए, लेकिन अगर वो अपना शेयर किसी को दे के जाना चाहता है तो शेयर देने से पहले सभी पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है। सो इस सिचुएशन में भी अगर कोई पार्टनर बिना कंसेंट के किसी थर्ड पार्टी को अपना शेयर बेच देता है तो उस सिचुएशन में भी बाय कोर्ट ऑर्डर वो फर्म बंद करवाई जा सकती है। When the business of the firm cannot be carried on except at loss, मतलब बिजनेस जो है वो लॉस के अलावा आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता। जब भी बिजनेस बढ़ाओगे तो अंत आपको लॉस ही होना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक बिजनेस लगातार बार बार पिछले 10 सालों से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं 10 सालों से, सो मान लो एक फर्म पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रहा है लेकिन लॉस में कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी बिजनेस बंद करवाया जा सकता है क्योंकि रिसोर्सेज का आप मिस यूटिलाइज कर रहे हो। ऐसे ही अगर किसी और रीजन से भी फ्यूचर में कोर्ट को जस्ट और इक्विटेबल लगता है कि इस बिजनेस को तो बंद ही कर देना चाहिए, विदाउट गिविंग एनी रीजन, कोर्ट जो है वो उस बिजनेस को बंद करवा सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है पूरा का पूरा बिजनेस बंद कर देना, पार्टनरशिप खत्म कर देना, एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज की पेमेंट कर देना, पार्टनर्स के अकाउंट सेटल कर देना, मतलब इन शॉर्ट पूरा का पूरा बिजनेस बंद कर देना। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन में चेंज आ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग बिजनेस में पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस में किसी नए पार्टनर को एडमिट करवा दिया जाता है, या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस में से कोई एक एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होकर चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है। सो इसमें बिजनेस बंद नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बस रिलेशंस चेंज हो जाते हैं। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। सो यहां पर आप देख सकते हो मेजर डिफरेंस। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस कंप्लीट क्लोजर ऑफ बिजनेस बाय सेलिंग ऑल द एसेट्स एंड पेइंग ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। पूरे के पूरे बिजनेस को कंप्लीटली बंद कर देना। कैसे? एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा उनसे लायबिलिटीज की पेमेंट कर देना। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है चेंज इन रिलेशन अमंग पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें बिजनेस बंद नहीं होता, सिर्फ रिलेशन चेंज होता है, पार्टनरशिप कंटिन्यू होती है। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज बेची नहीं जाती, इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन होती है, रीअसेसमेंट होती है, रीकैलकुलेशन कह लो होती है। सो बिजनेस बंद नहीं होता डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। सो नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, क्योंकि यही वो अकाउंट है जिसके रिगार्डिंग आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सो अगर पता ही नहीं होगा रियलाइजेशन अकाउंट है क्या, तो आप जर्नल एंट्रीज सीख नहीं पाओगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पर प्रिपेयर किया जाता है। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको प्रिपेयर केवल और केवल इसलिए किया जाता है ताकि फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं उनके अकाउंट्स को और फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनके अकाउंट को कंप्लीटली क्लोज किया जा सके। इसका मतलब बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स और बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं सबसे पहले उनको क्लोज किया जाता है, उनके अकाउंट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में ही जितनी भी एसेट्स हैं उनको सेल किया जाता है
और उनसे मिलने वाली अमाउंट को यूज किया जाता है लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट अगर नेचर वाइज देखा जाए तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी इसको प्रिपेयर केवल और केवल इसलिए किया जाता है ताकि एसेट्स और लायबिलिटीज को बेच के, लायबिलिटीज की पेमेंट करके ये पता लगाया जा सके कि बिजनेस को डिसोल्यूशन के टाइम पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ऑब्वियसली अब बिजनेस बंद होने वाला है तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने का कोई पर्पस तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी रियलाइजेशन अकाउंट बना के ये पता लगाया जाता है कि एसेट महंगी बिकी या सस्ती बिकी, लायबिलिटीज की फुल पेमेंट की गई या कम पेमेंट की गई। सो जो डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली अगर एसेट्स महंगी बिकेंगी, लायबिलिटीज की पेमेंट कम की जाएगी तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? इट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी ये एक ऐसा अकाउंट है जो फर्म के डिसोल्यूशन पर प्रिपेयर किया जाता है। अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तब प्रिपेयर किया जाता है जब पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं, जब पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स लायबिलिटीज में चेंज रिकॉर्ड किया जाता है, एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट्स को क्लोज करके, एसेट को बेच के और लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए बनाया जाता है। नेचर वाइज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है और वो लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वहीं पर अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बिजनेस को इनकम हुई है, इसका मतलब पार्टनर्स में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। So it is a nominal account, which means all expenses and losses are recorded on debit side, all incomes and gains are recorded on credit side. All assets of the firm are transferred to debit side of this account. Realization account में जितनी भी assets होती हैं वो कहाँ ट्रांसफर की जाती हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर की जाती हैं। अब मेन रीजन, मतलब ये प्रिपेयर किया क्यों जाता है, जो कि मैंने अभी बताया, इट इज प्रिपेयर्ड टू रियलाइज द एसेट्स एंड मेक पेमेंट टू द लायबिलिटीज। ये केवल और केवल इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा उसकी पेमेंट लायबिलिटीज को की जा सके। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को और कुछ बेनिफिट हमें भी हो जाए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट में टोटल 11 जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो आज हम वो सारी जर्नल एंट्रीज देखेंगे, यानी डिसोल्यूशन के टाइम पे जितनी भी जर्नल एंट्रीज मेजरली रिकॉर्ड की जाती हैं वो सारी आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है फॉर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ वेरियस एसेट्स। जैसे कि मैंने बताया, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ताकि एसेट्स को क्लोज किया जा सके। ऑब्वियसली अब हम बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो एसेट्स का तो कोई काम है ही नहीं, इसलिए जितनी भी एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बिजनेस में पड़ी होंगी, बैलेंस शीट में शो हो रही होंगी, उन सभी एसेट अकाउंट्स को हम क्लोज कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। अब सबसे पहले तो आपको जर्नल के रूल्स पता होना चाहिए। जर्नल के रूल्स के अकॉर्डिंग एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। एसेट्स अगर इंक्रीज होंगी तब हम डेबिट करेंगे और एसेट्स जब डिक्रीज होंगी तब हम उनको क्रेडिट करेंगे। अब इसमें हम हमारी एसेट अकाउंट्स को क्लोज करना चाहते हैं, यानी हम उसको बुक्स में से निकालना चाहते हैं ताकि हम उसको बेच सकें। तो ऑब्वियसली हम अपनी एसेट्स को बुक्स में से रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। सो एसेट्स को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्रेडिट। सो यहां पर टू एसेट्स अकाउंट। आपको सभी एसेट्स एक बार में नहीं करनी है रिकॉर्ड या फिर क्लोज, आपको उनके नेम्स के अकॉर्डिंग करना है। टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। तो मैंने एक ही बार में एसेट्स लिख दिया, मतलब जितनी भी एसेट्स होंगी उनको हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अब हम हमारी बुक्स क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सो इसलिए हम इसको क्रेडिट ही करेंगे। अब डेबिट किसको करेंगे? ऑब्वियसली
डिसोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा। जितनी भी एंट्रीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन अकाउंट या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट नहीं याद करना है, आपको यह नहीं याद करना है कि कब रियलाइजेशन डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। आपको सिर्फ इतना याद करना है एसेट्स डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी। अब यहां पर एसेट्स क्रेडिट हो रही हैं, डेबिट करने के लिए क्या बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं। तो वहां क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन। क्योंकि बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है डिसोल्यूशन के टाइम पर एसेट्स को क्लोज करने के लिए। सो ये एंट्री है एसेट्स को क्लोज करने की, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। बीइंग डैश एंड डैश सो एंड सो एसेट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स हमारी कम हो रही हैं, हम इसको अपनी बुक्स में से निकाल रहे हैं। एसेट्स डेबिट बैलेंस की होती हैं, बढ़ती हैं तो डेबिट करते हैं, लेकिन अब हमें इसको कम करना है, रिड्यूस करना है, इसलिए यहां पर इसको क्रेडिट किया गया। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये सारी चीजें आपको परेशान करेंगी। क्या क्या हैं वो चीजें? All assets are transferred to realization account so that assets are closed and ready to sell. जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हम उन एसेट्स को क्लोज करके सेल कर सकें। बट ये वो आइटम्स हैं जिनको हम ट्रांसफर नहीं करते। सबसे पहले कैश और बैंक, इसको हम इसलिए ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि एसेट्स ये हैं लेकिन ये ऑलरेडी कैश में हैं, इनको हम थोड़ी मार्केट में बेचेंगे। हम वो एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं जिनको बेच के लायबिलिटी की पेमेंट की जा सके, तो ये तो ऑलरेडी कैश में है। डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली जो भी बैलेंस होगा पार्टनर का, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, कोई भी बैलेंस हो, अगर वो डेबिट बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया होगा। अब इसको भी हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते, ये तो उनका कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस है जिसके लिए हम सेपरेट से कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे, तो ये भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फिक्टिशियस एसेट। अगर बिजनेस में कोई पुराना लॉस पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर किसी भी तरह की वैल्यूलेस एसेट, फिक्टिशियस एसेट मतलब वैल्यूलेस एसेट, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इन सबको भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि लॉसेस मार्केट में बिकते नहीं हैं। हमें वो एसेट्स ही रियलाइजेशन में डेबिट साइड ट्रांसफर करनी है जिनको बेच के कुछ पैसा आए और उस पैसे को लायबिलिटी के लिए यूज किया जा सके। तो इन सबको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। इनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट है, अगर किसी भी एसेट के अगेंस्ट आपने कोई प्रोविजन बनाई हुई है, जैसे डेटर्स के अगेंस्ट आप कौन सी प्रोविजन बनाते हो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो पता होना चाहिए आपको कि जो प्रोविजंस होते हैं और जो रिजर्व्स होते हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि वो प्रॉफिट में से निकाल के ही बनाए जाते हैं। अच्छा, अब इनको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, लेकिन इनको रियलाइजेशन में डेबिट नहीं क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, प्रोविजंस का बैलेंस होता है क्रेडिट, ये हमारी लायबिलिटीज होती हैं या फिर कह लो हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है। सो इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। इनको इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? ऑब्वियसली डेबिट ही करेंगे। तो इसलिए कोई भी अगर आपने प्रोविजन बनाई है अगेंस्ट एसेट, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो वो डेबिट होगी। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट किसको करेंगे? कुछ नहीं बचा तो रियलाइजेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट या क्रेडिट रियलाइजेशन ही होगा मैक्सिमम टाइम। सो अगर किसी एसेट के अगेंस्ट आपने प्रोविजन बनाई है, जो कि ऑब्वियसली एसेट साइड ही दी होती है, आपको पता है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स दिए होते हैं और उसमें से माइनस की होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स मान लो आपके 45,000 है और प्रोविजन 5,000 है। इस सिचुएशन में 45,000 के डेटर्स की एंट्री तो ये आएगी, रियलाइजेशन टू डेटर 45 बिना प्रोविजन माइनस किए आपने अपने डेटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। अगर हम बात करें प्रोविजन की जो 5,000 है, उसका ट्रीटमेंट क्या है? वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड जाएंगे। सो ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है।
सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज। अब जैसे हमने एसेट्स को क्लोज किया, वैसे ही बिजनेस में जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनको भी क्लोज किया जाता है। अब इनको क्लोज करने के लिए भी आपको जर्नल का रूल पता होना चाहिए। लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट। लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तब हम उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब ये डिक्रीज होती हैं तब हम इसको डेबिट करते हैं। सो क्योंकि हमें हमारी लायबिलिटीज क्लोज करनी है, यानी बैलेंस इसमें से हमारी बुक्स में से हमने निकाल देना है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली हम लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे। सो जितनी भी लायबिलिटीज दी होंगी उनको डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? कुछ नहीं बचा तो रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन में ही तो हमने हमारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है जैसे एसेट्स की थी। तो बस जितनी भी लायबिलिटीज हैं डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो हमारी लायबिलिटीज हैं, इंक्रीज होती तो क्रेडिट करते, लेकिन अब तो हमने इनको बुक्स में से निकालना है ना, तो डिक्रीज हो रही हैं इसलिए डेबिट करेंगे। अब यहां पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेने। ऐसी अमाउंट्स जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दी होगी लेकिन आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कतई नहीं करनी। नंबर 1, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया, डेबिट बैलेंस एसेट साइड दिया होता है, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड दिया होगा। इसके लिए तो हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे ना, इसके लिए हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। सेकंड, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब पार्टनर्स के द्वारा दिया गया लोन थर्ड पार्टी लोन यानी थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं होता। हम रियलाइजेशन में केवल वो लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं जो थर्ड पार्टी हो, आउटसाइड से लोन लिया हो। पार्टनर ने ही अगर बिजनेस को लोन दिया है तो इसकी पेमेंट तो बाद में भी की जा सकती है, इसलिए पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन में नहीं आएगा। इसकी पेमेंट हम थर्ड पार्टी को पे करने के बाद, यानी आउटसाइडर्स को पे करने के बाद पार्टनर के लोन की लायबिलिटी की जाती है अगर पैसा बच जाए तो। वहीं पर अगर पार्टनर की वाइफ का लोन हो तो वो हम थर्ड पार्टी लोन मानते हैं। अगर पार्टनर का नहीं, पार्टनर की वाइफ का लोन हो, उसकी वाइफ से लोन लिया हो, तब हम रियलाइजेशन में उसको ट्रांसफर करेंगे और उसकी पेमेंट भी पहले करेंगे। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिजर्व्स फंड, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब ऐसे फंड्स हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते। ऐसे ही थर्ड हमारे पास आता है फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अब एसेट्स और लायबिलिटीज को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड हमने एसेट्स रिकॉर्ड की और क्रेडिट साइड हमने लायबिलिटीज रिकॉर्ड की। अब हम एसेट्स को बेचेंगे तो सिंपल है, हमने रियलाइज करना है, हमने अपना बिजनेस बंद करना है तो एसेट्स को बेचा जाएगा। अब इसमें 3 केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, अगर ये एसेट मार्केट में बिक जाती है तो कैश आएगा। कैश हमारी होती है एसेट। एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, ये सब जब मार्केट में बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। सो कैश हमारी एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? ऑब्वियसली रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया रियलाइजेशन या तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। एसेट बढ़ रही है, पैसा आ रहा है बिजनेस में, इसलिए डेबिट कर दिया, तो बचा क्या? क्रेडिट ही बचा ना, यहां पर रियलाइजेशन आएगा। तो इसको याद नहीं करना आपने। दूसरी चीज क्या हो सकती है? हो सकता है कि 3-4 जितने भी बिजनेस में पार्टनर हैं उनमें से कोई एक पार्टनर एसेट को टेक अवे कर ले, अपने घर ले जाए। तो उस सिचुएशन में पार्टनर पैसे तो देगा नहीं, वो कहेगा कि मेरे कैपिटल अकाउंट में से पैसे कट कर लेना। तो सिंपल है, कैश आया था इसलिए कैश अकाउंट डेबिट किया था। यहां पर कैश नहीं आ रहा तो सिंपल उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे जो पार्टनर एसेट लेके गया है। अब डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि हमने उससे पैसा लेना है। जिससे पैसा लेना है वो क्या होता है? डेटर होता है। डेटर हमारी क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। एसेट्स हमारी जब बढ़ती हैं तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं ना। तो हमने भी तो यहां डेबिट ही किया। बस डिफरेंस इतना है इन दोनों केसेस में, अगर एसेट कैश में बिक रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो उस पार्टनर का अकाउंट डेबिट आएगा। तो दोनों में क्रेडिट रियलाइजेशन ही ना, तो सिंपल। अब ऐसे ही थर्ड केस हमारे पास है, इफ एसेट्स आर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पेमेंट करनी होती है। तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि कोई क्रेडिटर हमारी एसेट एक्सेप्ट कर ले।
अब इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। मान लो कि हमारी एसेट है स्टॉक जिसकी वैल्यू है 20,000 और हमारा एक क्रेडिटर है जिसको हमने देने हैं 25,000। क्रेडिटर कहता कि आप 25,000 रहने दो, मेरे को 20,000 वाला स्टॉक दे दो और 5,000 मैं आपके माफ कर देता हूं। मतलब क्रेडिटर कहता कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करो, मैं 25,000 नहीं मांग रहा, मेरे को 20,000 वाला स्टॉक दे दो। अब एक क्रेडिटर जो है वो हमारा स्टॉक ले गया, तो इसका मतलब एसेट तो मार्केट में बिकी नहीं और क्रेडिटर को हमने कोई पेमेंट भी नहीं की, फिर भी सेटलमेंट हो गई। तो इस सिचुएशन में अगर कोई क्रेडिटर फुल एंड फाइनल पेमेंट की सेटलमेंट करके कोई एसेट ले जाता है तो उस सिचुएशन में कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती, क्योंकि ना ही कैश आया ना ही कैश गया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस हमें नहीं हुआ। लेकिन अगर पार्टली पेमेंट में वो कहता है क्रेडिटर कि मेरे को एसेट दे दो, यानी क्रेडिटर कहता कि आपने मेरे को 25,000 देने हैं ना, तो ऐसा करो 20,000 का स्टॉक दे दो, बाकी 5,000 मुझे कैश में दे दो। तो इस सिचुएशन में अगर क्रेडिटर पार्टली पेमेंट के लिए एसेट ले जाता है और पार्टली बैलेंस पेमेंट कैश में मांगता है, उस सिचुएशन में 20,000 की तो उसने क्या एक्सेप्ट कर ली, एसेट। तो इस केस की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, लेकिन बची हुई पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी रियलाइजेशन टू कैश। अब इसमें कैश यहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि सिंपल है, कैश हमारी होती है एसेट्स, हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं यानी कैश हमारी डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट ही तो करेंगे ना। सो टू कैश। रियलाइजेशन क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट ही बना रहे हैं ना हम, तो पेमेंट रियलाइजेशन में से कर दी जाएगी। सो रियलाइजेशन टू कैश। फोर्थ एंट्री हमारे पास आती है फॉर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। अब जैसे कि आपको पता है हम रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं, एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। तो अब बारी आ गई, एसेट बिक गई ना, अब हम लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। सो लायबिलिटीज की पेमेंट करते हुए हमारे पास दो केस आते हैं। केस नंबर 1, इफ पेड थ्रू कैश और बैंक। अगर हम लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं कैश में या बैंक के थ्रू, तो रियलाइजेशन टू कैश जैसे एंट्री मैंने अभी बताई थी, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम एंट्री आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश एसेट होती है, एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। सो टू कैश। रियलाइजेशन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि और कुछ हमारे पास है ही नहीं डेबिट करने के लिए। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है, इफ वन ऑफ द पार्टनर एग्रीज टू पे फॉर लायबिलिटीज। जैसे एक पार्टनर एसेट टेक अवे कर सकता है, सिमिलरली एक पार्टनर ये भी कह सकता है फर्म को कि आप पैसे मेरे को दे दो, मैं लायबिलिटी के पेमेंट खुद ब खुद कर दूंगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सिंपल है, हमने कैश में पेमेंट नहीं की, हमने पार्टनर के अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो एंट्री देखो सेम सेम है, बस एक चीज का डिफरेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यहां पर हम लायबिलिटी को पेमेंट पर्सनली कर रहे थे, फर्म खुद पेमेंट कर रहा था, इसलिए टू कैश। यहां पर फर्म ने पार्टनर के अकाउंट में पैसे डाल दिए, पार्टनर खुद ब खुद आगे जाके पैसा दे देगा। पार्टनर पैसा देगा उसकी एंट्री से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो पर्सनल ट्रांजैक्शन है। हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और बिजनेस में पैसा किसको दिया गया, पार्टनर को। सो इसलिए पार्टनर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो अगर कैश दिया है तो टू कैश, अगर पार्टनर को पैसा दिया है तो जिस पार्टनर के अकाउंट में पैसा डाला है उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा, बाकी एंट्री सेम। सो एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर, एसेट्स को बेच के लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद अब फिफ्थ एंट्री हमारे पास आती है ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब देखो ऑब्वियसली बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस को बंद करने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज को बेचना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ेंगे। तो उन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, उनकी एंट्री कैसे कैसे आएगी, तो इसमें हमारे पास टोटल 3 केसेस हैं। केस नंबर 1, इफ पेड बाय फर्म। अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फर्म के द्वारा पे किए जाते हैं तो जैसे लायबिलिटी की पेमेंट्स की गई थी, सेम एक्सपेंसेस की पेमेंट करने की एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। रियलाइजेशन टू कैश। मान लो खर्चा हुआ 10,000, तो ये एंट्री हमारे पास आ जाएगी रियलाइजेशन टू कैश,
यहां पर कैश हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एसेट है, हम पेमेंट कर रहे हैं, एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। सो रियलाइजेशन टू कैश। नेक्स्ट सेकेंड केस हमारे पास आ सकता है, इफ पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब इसका मतलब क्या है, पैसे देने तो फर्म ने ही थे, लेकिन पार्टनर ने अपनी जेब से पैसे दिए फर्म के बिहाफ पर। तो देखो सिंपल है, यहां पर फर्म ने खुद पेमेंट की थी, रियलाइजेशन टू कैश। अब यहां पर पार्टनर ने पेमेंट की है फर्म के बिहाफ पर, तो ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पैसा पार्टनर ने दिया है वो पैसा पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। क्योंकि ऑब्वियसली खर्चा अगर फर्म का हुआ है तो बियर भी फर्म को करना चाहिए, लेकिन अगर फर्म ने बियर नहीं किया, पार्टनर ने अपने पर्सनल इनकम में से ये पेमेंट की है, तो उसको पेमेंट फर्म करेगा। सो इसकी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी जिस पार्टनर ने पेमेंट की है उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट केस जो एग्जाम में हर बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, वो है व्हेन अ पार्टनर इज पेड अ फिक्स्ड सैलरी फॉर बियरिंग द एक्सपेंसेस। अब कई बार क्या होता है, फर्म जो है ना, जो डिसॉल्व की जा रही है, वो पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि हम आपको सैलरी दे देते हैं, जो भी रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, वो पार्टनर को बियर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि फर्म ने कहा पार्टनर ए को, कि हम आपको 20,000 सैलरी दे रहे हैं रियलाइजेशन का एक्सपेंस बियर करने के लिए। अब हो सकता है रियलाइजेशन का एक्सपेंस 15,000 आए, कम भी खर्चा हो सकता है, या फिर हो सकता है रियलाइजेशन का एक्सपेंस 25,000 आए। इन दोनों सिचुएशंस में फर्म को कुछ लेना देना नहीं है। फर्म ने पार्टनर ए को हायर कर लिया, सिलेक्ट कर लिया कि भाई हम आपको 20,000 दे रहे हैं सैलरी के तौर पर खर्चा बियर करने के लिए। खर्चा कम होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्म ने तो 20,000 ही देना है। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, इफ अमाउंट इज एक्चुअली बियर बाय पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को हायर किया एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, और एक्सपेंसेस एक्चुअली बियर भी पार्टनर ने ही किए, अपनी पर्सनल जेब में से ही पैसे दिए, तो उस सिचुएशन में कौन सी एंट्री आएगी, एक्सपेंस बियर करने की या फिर सैलरी पे करने की? ऑब्वियसली सैलरी पे करने की, क्योंकि फर्म ने तो पार्टनर ए को हायर कर लिया ना कि हम आपको 20,000 देंगे, तो फर्म के लिए खर्चा 20,000 हुआ है। बाद में पार्टनर चाहे 15,000 बियर करे, चाहे 25, चाहे 50, फर्म को इससे कोई लेना देना नहीं है। फर्म ने पार्टनर को हायर कर लिया तो फर्म सिर्फ सैलरी की पेमेंट कर देगी। सो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर को 20,000 रुपए देने हैं सैलरी जो भी उन्होंने डिसाइड की थी पार्टनर के लिए। नो एंट्री फॉर बियरिंग एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस तो पार्टनर बियर करेगा ना, वो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, चाहे खर्चा 50,000 आए, चाहे 25 आए, चाहे 5,000 आए। इससे फर्म को कुछ लेना देना नहीं है। फर्म ने सिर्फ 20,000 की एंट्री पास करनी थी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि पैसे देने लायबिलिटी है, जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट दी गिवर। सो इसको पैसे देने थे पार्टनर को, इसलिए क्रेडिट कर दिया। डेबिट करने के लिए क्या बचा फिर, ऑब्वियसली रियलाइजेशन। अब इसमें सेकेंड कंडीशन हमारे पास आती है, इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म इवन आफ्टर पेइंग फिक्स्ड सैलरी टू द पार्टनर। पार्टनर को फिक्स सैलरी देने के बाद भी खर्चे फर्म ने ही अगर बियर किए तो क्या होगा? ऑब्वियसली फर्म ने तो पार्टनर को हायर किया था, पार्टनर को सैलरी भी दी, लेकिन फिर भी खर्चे फर्म को बियर करने पड़े किसी रीजन के कारण। तो इस सिचुएशन में जितने खर्चे फर्म ने बियर किए होंगे वो पार्टनर्स के अकाउंट में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें रियलाइजेशन नहीं आएगा क्योंकि ये पैसे पार्टनर से वसूले जाएंगे उसके अकाउंट से। सो मान लो खर्चा 25,000 का आया था, तो 25,000 की अमाउंट जो है वो पार्टनर के अकाउंट में से डिडक्ट कर ली जाएगी, उससे ले ली जाएगी। अब पार्टनर्स अकाउंट यहां पर डेबिट क्यों हुआ? सिंपल है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो हमारी एसेट होती है, डेटर होता है, डेबिट द रिसीवर। तो पार्टनर से पैसे लेने हैं, ये हमारी एसेट है, इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट कर रहे हैं।
सर पार्टनर से पैसे लेने क्यों हैं? क्योंकि भाई ऑब्वियसली मान लो मैंने आपको सिलेक्ट किया था, मैंने आपको हायर किया था फर्म के एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, और मैंने कहा था मैं आपको 20,000 दूंगा, लेकिन जब खर्चे देने की बारी आए तब आप आउट ऑफ स्टेशन चले गए, तो खर्चे फिर मेरे को ही देने पड़े। एक तो मैंने आपको सैलरी दी, दूसरा खर्चे भी मैं बियर करूं, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपके अकाउंट से 25,000 रुपये डिडक्ट कर लिए। सो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। सिक्स्थ हमारे पास आता है फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में सारे ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं, अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करते हुए दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर आपका डेबिट साइड कम हो और क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज्यादा होना मतलब रियलाइजेशन के टाइम पे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, और उस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। सो एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि पैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, पैसे पार्टनर्स को देने हैं। जिनको पैसे देने होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिट द गिवर। सो इसलिए क्योंकि लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है? हो सकता है आपकी डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो। डेबिट साइड का ज्यादा होना, डेबिट बैलेंस होना मतलब लॉस होना। लॉस पार्टनर्स को बियर करना होता है, यानी पार्टनर्स पैसे लेके आएंगे बिजनेस में लॉस बियर करने के लिए। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो कि प्रॉफिट के सिचुएशन के जस्ट ऑपोजिट है। सो ऐसे ही सेवेंथ एंट्री हमारे पास आती है फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अब जैसे कि मैंने कहा था, पार्टनर की वाइफ का लोन थर्ड पार्टी लोन माना जाता है, उसका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन में होता है। लेकिन अगर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो वो रियलाइजेशन में नहीं आता, हम उसकी डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, तो यहां पर कहीं पर भी रियलाइजेशन नहीं आएगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, जस्ट इतना ही। पार्टनर की लोन की अमाउंट थी, हमने बिजनेस में से जो कैश था उसमें से उसको पेमेंट कर दी। कैश यहां पर क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश हमारी एसेट होती है, एसेट जब डिक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट यहां पर हमारा डेबिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोन हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। सो चलिए फाइनली अब रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बची हुई एंट्रीज की बात कर लेते हैं जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पर रिकॉर्ड की जाती हैं। सो एट्थ हमारे पास आता है फॉर क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की। आपको पता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तरह तरह के जर्नल रिजर्व्स, रिजर्व फंड्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन तरह की आइटम्स दी जाती हैं। तो क्योंकि ये सारे प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, इसलिए ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आते। सो इनकी एंट्री क्या आएगी? ऑब्वियसली जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस, इन सब का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है इसलिए हम इनको बुक्स में से निकाल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी हम इनको रिड्यूस करना चाहते हैं, बुक्स में से गायब करना चाहते हैं, यानी कम करना चाहते हैं। सो क्योंकि इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर ये इंक्रीज हो रहे होते तो हम इसको क्रेडिट करते, लेकिन अब हमें इनको रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। सो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जितने भी तरह के फंड्स हैं उनको डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स अकाउंट में ये क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर बिजनेस में लॉसेज होंगे, ये सारे लॉसेज आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड देखने को मिलेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर किसी भी तरह की कोई फिक्टिशियस एसेट जो बैलेंस शीट में एसेट साइड दी है और जिसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, इन सबको भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स इन सबको बियर करेंगे। अब यहां पर ध्यान देना चाहिए आपको, जितने भी ये फंड्स हैं, जितने भी ये लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स हैं, हम इनको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल है, इनका बैलेंस होता है डेबिट। अगर तो ये इंक्रीज हो रहे होते तब हम इनको डेबिट करते, लेकिन अब हमें इनको कम करना है, बुक्स में से निकालना है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। और पार्टनर्स को ये बियर करने हैं, इसलिए हम पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे? डेबिट साइड। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट दिए जाते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें करंट अकाउंट, करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट ही होता है। करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। क्रेडिट होने का मतलब है कि एक तरह से लायबिलिटी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट मतलब लायबिलिटी है और डेबिट मतलब एसेट्स हैं। सो बैलेंस शीट में पार्टनर्स का करंट अकाउंट अगर तो लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो इसका मतलब उनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, फर्म ने उनको पैसे देने हैं, लायबिलिटी है फर्म की, तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस सिचुएशन में डिसोल्यूशन के टाइम पर करंट और कैपिटल अकाउंट सेपरेट नहीं बनाए जाते क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस बंद हो रहा है, इसलिए करंट अकाउंट का बैलेंस जो भी होगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड गिवन है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमने ट्रांसफर करना है, क्रेडिट बैलेंस है ना ये। क्रेडिट बैलेंस को अगर हमने ट्रांसफर करना है, बुक्स में से निकालना है तो हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट को रिड्यूस करने के लिए डेबिट किया जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें ये शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वहीं पर अगर किसी पार्टनर का बैलेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया हुआ है तो इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, यानी इसके जस्ट ऑपोजिट एंट्री हम रिकॉर्ड कर देंगे। ऐसे ही फाइनल लास्ट एंट्री हमारे पास आती है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फाइनली बिजनेस क्लोज हो चुका है। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो बिजनेस के क्लोजर पर पार्टनर्स को पैसे देके अलविदा किया जाएगा, मतलब भगा दिया जाएगा कि भाई जाओ बिजनेस बंद हो गया पैसे ले जाओ, या फिर अगर वर्स सिचुएशन हुई, बिजनेस लॉस की सिचुएशन में हुआ, तो पार्टनर्स से पैसा मंगवाया भी जा सकता है लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। रीजन बीइंग पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, यस अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब होता है कि अगर सिचुएशन ऐसी हुई, बिजनेस लॉस पे चल रहा हुआ, तो पार्टनर्स को पैसा लेके आने को भी कहा जा सकता है। तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा हुआ, डेबिट मतलब लॉस ज्यादा हुए, तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लेकर आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर बिजनेस का बैलेंस क्रेडिट हुआ यानी प्रॉफिट हुआ, तो ऑब्वियसली बची हुई पैसे जो भी है, जो भी अमाउंट्स हैं, वो सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको डिटेल में जितनी भी जर्नल एंट्रीज हो सकती थी डिसोल्यूशन के टाइम पे एक्सप्लेन की। आने वाले लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि कुछ बेनिफिट उनका और कुछ बेनिफिट हमारा भी हो जाए।